नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, एमपीपीएससी प्री में इस टॉपिक से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन भाई ये है कि इनमें से कौन सी संस्था समाचार चैनलों की प्रतिनिधि निकाय के रूप में कार्य करती है? तो इसका आंसर है भारतीय प्रेस परिषद, यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है हैदराबाद। आप देखो, हुआ क्या है कि हैदराबाद में सरकार ने क्या किया है कि सरकार सड़क के बाजू में जो साइकिलिंग ट्रैक होता है तो उसका जो रूफ है वो बनाया है सोलर पैनल का। अब इससे हो क्या रहा है, इससे कई उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। कैसे? देखिए, इससे पहला जो आपको उद्देश्य है तो आपकी साइकिलिंग हो रही है इससे प्रॉपर, और इससे हमारी फिटनेस बन रही है। बात क्लियर है? जो फिटनेस मूवमेंट है वो काम कर रहा है आपका। इसके साथ में बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। जो आपकी सोलर पैनल है, इससे आपकी बिजली का उत्पादन हो रहा है, और इस बिजली के उत्पादन से जो आपका इन्वायरमेंट को भी फायदा हो रहा है। सिंपल सी बात है। और जो आपका सड़क पर यातायात है, अगर ये साइकिलिंग करने वालों की संख्या बढ़ गई तो सड़क पर जो ट्रैफिक है वो आपको कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो एक साथ कई उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। तो मल्टीपर्पज टाइप का ये कार्य उन्होंने किया है, तो बहुत ही सराहनीय है। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहां पर बना है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। ये भारत का पहला है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, अगर आपने एमपीपीएससी को आप फोकस कर रहे हो, एमपीपीएससी प्री जो आपका 17 दिसंबर को है, यदि आप उसको फोकस कर रहे हो तो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसमें आपको 40 मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, एमपीजीके, ठीक है, एमपीजीके से लगभग 40+ क्वेश्चन आते हैं प्री में। तो हमने 600 क्वेश्चन कवर किए हैं। इसके साथ में करंट अफेयर को भी हमने कवर किया है। 799 में आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ताकि आपका 17 दिसंबर वाला और जो आपका 24 में अप्रैल में जो आपका प्री आने वाला है, दोनों उसमें कवर हो जाएंगे। चलिए, तो इसके लिए आपको arambclass.com पर जाना, या आपको इस नंबर पर कॉल करना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि इस साल साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर है जॉन ओलाव फासे। देखो, ये आपके हैं जॉन ओलाव फासे, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे ताकि उसमें सबको डिस्कस करेंगे, नोबेल का इतिहास और किसको किसके लिए दिया गया है सबको डिस्कस करेंगे। अभी आप समझें कि साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है? जॉन ओलाव फासे। देखिए, जो साहित्य का काम करते हैं वो हमेशा फंसते हैं, हमेशा कहीं फंस जाते हैं। ठीक, तो फासे, जॉन ओलाव फासे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फंसते हैं, बेसिकली जो साहित्य जो किताब लिखते हैं तो हमेशा फंसते हैं, वो हमेशा फासे। तो आपका हो गया जॉन ओलाव फासे। आपको याद करना है, कैसे भी आपको एक लिंक बैठाना है कि यार कैसे याद करें। अगर कोई लिंक आपके पास है, कोई ट्रिक आपके पास है, उसका यूज करके आपको याद करना है बस। एग्जाम हॉल में अगर आपको वो ट्रिक याद आ गई तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, तो जॉन ओलाव फासे, साहित्य नोबेल। अब अगला आपका है कि हाल ही में कनाडा, देखो हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन, किसने? CIF ने के ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली भारतीय महिला। तो क्या किसने सम्मानित किया है? कनाडा इंडिया फाउंडेशन, CIF ने के सम्मानित किया है। किस अवार्ड से? ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका आंसर है सुधा मूर्ति। जो आपके नारायण मूर्ति हैं उनके, ये उनकी पत्नी है ना। देखें, ये आपके हैं सुधा मूर्ति, बड़ी फेमस है ये समाज सेवी भी हैं और काफी फेमस ये रही हैं। तो इसका आंसर है सुधा मूर्ति। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इस साल 2 अक्टूबर को दुनिया भर कौन सा अहिंसा दिवस मनाया गया है? दुनिया भर में कौन सा अहिंसा दिवस मनाया गया है? तो ये पहला आपका फैक्ट है कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि इस बार जो मना है 23 में, वो कौन से नंबर का है? तो आंसर है 17 नंबर का इस बार मना है। बात क्लियर है? ये देखो क्या है, अहिंसा दिवस। नम्रता की चरम सीमा का नाम ही तो अहिंसा है। ठीक है, तो ये देखो 2007 से इसको मनाना शुरू किया। 5 जून 2007 को
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए प्रस्ताव अपनाया था? तो 2007 से ये लगातार मनाया जा रहा है। तो क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। देखिए होता क्या है कि आपके पास समय कम है, अब स्ट्रेटेजी कौन सी फॉलो करें आपको पता नहीं होता है, कौन सा विषय पहले पढ़ें कौन सा बाद में पढ़ें, ठीक, किसको पहले खत्म करें। तो हमने पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर आपके पूरे सिलेबस को खत्म करने का प्लान किया है एग्जाम के पहले। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस नंबर पर कॉल करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। बहुत कम प्राइस में हमने कोर्स कवर किया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बाघों की मौत को लेकर चर्चा में आया नीलगिरी जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है? अभी जो आपका नीलगिरी जिला है, बेसिकली आपका जिला है, तो वहां पर बाघों की मौत को लेकर काफी वहां पे विवाद हुआ था, चर्चा में आया था। तो क्वेश्चन ये है कि जो आपका नीलगिरी जिला है वो किस राज्य में आता है? इसका आंसर है तमिलनाडु। तो आपका जो नीलगिरी जिला है वो तमिलनाडु में आता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक, इस प्रकार से ये आपके भाई साहब बाघ है, इनको लेकर क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद देखें भैया कि 2023 का नोबेल पीस अवार्ड किसे मिला है? शांति का पुरस्कार किसे मिला है नोबेल का? 2023 का अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी नरगिस मोहम्मदी को ये अवार्ड मिला है। अब जब हम पढ़ेंगे, जब हम नोबेल पढ़ेंगे तब आप डिटेल में डीप समझेंगे कि क्यों मिला है, किसके लिए मिला है, ठीक। तो आप समझें अभी तो कि नोबेल पीस अवार्ड मिला है नरगिस मोहम्मदी को। जो लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो हमेशा शांत होते हैं। तो चूंकि इनका नाम मोहम्मदी है तो मोहब्बत से लिंक हो रहा है, तो मोहब्बत जो करते हैं हमेशा शांत होते हैं। तो आपको इस प्रकार से लिंक करके चलना है। तो मोहम्मदी शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक। चलो इसके बाद देखिए आप, स्टार जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा, बहुत फेमस है ये, कि स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही इस बार जो आपके एशियन गेम्स हो रहे हैं हांगजोंग चाइना में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। तो आपके क्या है क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही भारत ने इस एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये कल समाप्त होने वाला है, तो कल आपके पास फाइनल आ जाएगा कि भाई कितने हमने गोल्ड जीते हैं, कितने ब्रॉन्ज सिल्वर है। आज की बात करें तो अब तक हमने 25 गोल्ड जीत लिए हैं। इसमें बात करें तो देखें ये आपके नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने जीता है। तो अब तक की बात करें तो 25 गोल्ड आ गए हमारे पास में, उसके बाद 35 सिल्वर हैं, 35 आपके पास सिल्वर हो गए, और उसके बाद 40 ब्रॉन्ज है। तो 102 के आसपास हमने अब तक अवार्ड जीत लिए है, मेडल जीत लिए हैं। कल और जीतने की संभावना है, काफ़ी अच्छा हम परफॉर्म कर रहे हैं इस बार, ठीक है। अब देखें इस बार जो आपके एशियन गेम्स हो रहे हैं वो आपके हांगजो चाइना में हो रहे हैं। इसके बाद 26 में नागोया में होने वाले हैं, उसके बाद 30 में दोहा में, उसके बाद 34 में रियाद में होने की संभावना है। चलिए अब बात करते हैं रसायन विज्ञान क्षेत्र में इस साल नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे मिला है? तो भी 3 को मिला है। सबसे पहला है मोंगी जी बावेंडी, फिर आपके हैं लुइस ई ब्रूस, फिर आपके हैं एलेक्सी आई एकीमोव, ठीक है। देखिए बेसिकली क्या होता है, आपको याद करने का तरीका होता है। अभी कोई ट्रिक मेरे पास नहीं है, मैं अभी आपसे पढ़ाते पढ़ाते एक ट्रिक दिमाग में आई है कि मोंगी जो आपकी मैगी होती है, ठीक है, तो वो कैसे बनती है? आप एज्यूम करिए जो आपकी मैगी होती है, आप जो खाते हो, वो आटा मैगी आजकल मार्केट में आ रही है। तो आटा मैगी जो है, आटा, तो आटा जो है उसको कौन, उसकी जो लोई है कौन बनाता है? आपकी आई, ठीक। तो आई ने आटे की लोई बनाई और उससे बनाया मैगी। बात क्लियर है? ये ऐसे करें कि मैगी बनती है आटे के लोई से बनती है, और जो आपकी लोई है उसको बनाते हैं आपकी आई। तो इस प्रकार से आपका मोंगी हो गया, यहाँ पर लुई हो गया, और यहाँ पर आपका आई आ गया, ठीक। तो मैगी जी बावेंडी, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमेव। ट्रिक बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो बनाकर उसको आप याद करिए, इसको बिल्कुल छोड़ना मत, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आने वाला है, ठीक। तो मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमेव। आई ने लुई बनाई, उससे मोंगी बन गया, उससे मैगी बन गया। अब ये फोटो आपके सामने है, ये आपके तीनों इनको पुरस्कार मिला है, ठीक है। चल अब भैया देखो बिहार, अब देखो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन अब आया, सबसे बेस्ट क्वेश्चन अब आया कि बिहार में जो अभी सर्वेक्षण हुआ है, बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी जाति सर्वेक्षण 2023 के निष्कर्षों के मुताबिक राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की संयुक्त आबादी कितने % है? देखो अभी हाल ही में बिहार में बहुत ही विवाद के चलते
जातिगत जनगणना कहाँ करवाई गई है, उसका काफ़ी विवाद भी हुआ है, अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो इन्होंने क्यों करवाई है हम पढ़ेंगे, और कैसे करवाई वो पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ मुद्दा ये है कि इस सर्वे में जब देखा गया कि ओबीसी और अति अति पिछड़ा वर्ग का कितना है, तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा सामने आया। वो आंकड़ा है 63%, यानी कि पिछड़ा वर्ग, बिहार में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दोनों मिलाकर ही मात्र 63% है। तो बिहार में 60+ पॉपुलेशन जो है वो ओबीसी वाली है। बताइए आप, कितनी बड़ी बात है। अब इसके अकॉर्डिंग जो आपकी योजना बनेगी, इनका उद्देश्य ये है कि जो हम योजना बनाते हैं उसका लाभ सबको मिले, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा मिले, इस प्रकार से कोई दिमाग इनका लगा है। अब देखें, आप देखिए, ये इस प्रकार से आपका सर्वे आपके सामने आया है कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है वो आपका है 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग है वो है 27। तो इन दोनों को मिलाकर आपका हो रहा है 63%। और यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है आपका कि इन दोनों को मिलाकर कितना परसेंट हो रहा है। उसके बाद अनुसूचित जाति है ना, वो आपका यानी कि एससी, ये आपका 19.65%, एसटी आपका है, अनुसूचित जनजाति है आपका 1.68%, बौद्ध, ईसाई, सिख और जैन आपके हैं 1% से भी कम है ये, है ना। और देखें आप, और कुल जनसंख्या बिहार की 13.7 करोड़ है। इस प्रकार से ये हुआ है। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है, बिहार का है। अब देखो, उसमें जो पूरा ये सर्वे आपके सामने है, बहुत काम का आपको नहीं है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में यहाँ पर यादव सबसे ज़्यादा है। यादव यहाँ पर 40.26 है, फिर आप कुशवाहा है, कुर्मी है, ये सब कम है। फिर आप देखें एससी की बात करें तो यहाँ पर चमार, मोची, रविदास और चर्माकार जो है ये सबसे ज़्यादा है, 5.25 में है, सॉरी 5.25 है। इसके बाद सबसे ज़्यादा वहाँ पर है आपके धारी हैं, है ना, दाराही हैं। उसके बाद आपके दसूद हैं, आपके सब 5.31 है। उसके बाद आपके फिर ये मुशाकर हैं, पासी वगैरह हैं। और आप अगर आप सामान्य की बात करें तो सामान्य में ब्राह्मण 3.65 हैं, राजपूत 3.45 हैं, आपके जो भूमिकार हैं वो 2. सबसे ज़्यादा ब्राह्मण है। ठीक, इसके बाद यहाँ भी वही है ईडब्ल्यूसी में, और ईडब्ल्यूसी, ईबीसी। और आपका जो रिलीजन वाइज देखें तो आपका हिंदू सर्वाधिक हैं 81.99, 82 के आसपास है। इस्लाम 17.7 है, क्रिश्चियन आपके सबसे कम है, और आपको जो बौद्ध हैं 0.085 है, सिख 0.01 है, और जैन। इस प्रकार से आंकड़ा आपके सामने है। ठीक है, चल अब देखें जरा इसमें बिहार। अब देखिए जो सर्वेक्षण हुआ है तो बिहार जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों का महत्व क्या है, ये बेसिकली क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व यह है। देखिए ओबीसी कोटा बढ़ाना, वर्तमान में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यार जिसका ज़्यादा आबादी है उसका उतना आरक्षण होना चाहिए। तो इनका वर्तमान में कोटा जो है 27% है, उसको बढ़ाना है। इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष पे ओबीसी कोटा को 27% से अधिक बढ़ाने का इसमें मांग की गई है, 27 को बढ़ाकर और लेकर आना, और ईडब्ल्यूसी कोटे के अंतर्गत कोटे की मांग में बढ़त होने की संभावना है। ठीक है, तो आपको जो कोटा है इसमें आरक्षण का वो 27% से बढ़ाकर और उसको आगे लेकर आना है। और वर्ष 2017 में ओबीसी के उप वर्गीकरण पर विचार कर रहे जस्टिस रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और इसकी सिफारिश अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। देखिए इलेक्शन के पहले बहुत से कार्य होते हैं, लेकिन इलेक्शन के बहुत पहले कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इसकी रिपोर्ट को अब तक ओपन नहीं किया है। आरक्षण सीमा का पुनर्निर्धारण, देखिए कोर्ट ने, एक विवाद हुआ था आपका, यह सर्वेक्षण डेटा इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ 1992 में केस हुआ था। तो उस मामले में अपने ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च, इस जो आपका ये जो केस हुआ था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था। निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई आरक्षण पर 50% की सीमा पर बहस को फिर से शुरू कर देगा। यानी इंदिरा साहनी केस में बनाम भारत सरकार में भारत संघ, इसमें कहा गया था कि जो कोटा आपका आरक्षण का लिमिट है 50%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से बिहार जो अपना आरक्षण बढ़ाने की बात कर रही है, तो इस पर दोबारा से बहस होने की संभावना है। ठीक, चलिए ओबीसी की जनसंख्या को आधार पर जाति समूह के विभिन्न वर्ग जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कोटा
बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। तो भी इस प्रकार से अनुमान है कि भाई अगर ये सर्वेक्षण किया गया तो क्या इसका उद्देश्य हो सकते हैं, सब अनुमान है। सरकार भविष्य में क्या करेगी हम सब देखेंगे। तो आज इतना हमने पढ़ लिया, पर्याप्त है। आप सब पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।